नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त लाजवाब शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की, यानी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था भार, द्रव्यमान एवं घनत्व। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमने इसके कुछ जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली थी और बाकी जो रह गई है ना, हमें उसको इस क्लास में कवर करना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन कोड लेकर आए हैं। हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है, हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए हमें ऐसे शीशे की तलाश है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने कवर क्या क्या किया था। तो देखिए, जो हमने अभी तक द्रव्य के प्रकार क्या कर लिया था, हमने द्रव्य के प्रकार कवर कर लिए थे। जो आपका क्या क्या हो गया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और चौथी थी बूस आइंस्टाइन। ये हमने पांचों की पांच अवस्थाएं क्या कर ली थी, कवर कर, हमने अभी तक पढ़ ली थी। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है द्रव्य के कुछ सामान्य गुण, यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब तो यहां द्रव्य की सामान्य गुण, ठीक है। तो सामान्य गुण में सबसे पहले जो पहले गुण की बात करते हैं वो है आपका दाब। क्या है, दाब, यानी दाब को प्रेशर को हमें क्या करना है, पढ़ना है कि प्रेशर क्या कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेशर को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते किसे, ठीक है। तो सीधी भाषा में लिख सकते हैं इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित या लगने वाले बल को, पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, किसी सतह पर आरोपित बल, दाब, किसी सतह पर लगने वाला दाब उस पर
आरोपित, उस पर आरोपित बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। देखो क्या है कि किसी सतह पर जो बल आरोपित होता है, उस वो बल कितने एरिया पर लग रहा है, यानी कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, उसको क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। यानी आप इसे ऐसा भी लिख सकते, देखो दाब बराबर, दाब यानी P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर ये आपका फोर्स है और ये है एरिया। तो देखा जाए अगर ये आपका क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। अब यहां पर तो इसका मात्रक भी देख लिया जाए इसी के साथ। तो मात्रक क्या हो जाएगा? अगर इसका मात्रक देखेंगे तो आपका जो मात्रक है वो आपका, देखो बल का तो क्या होता है? बल का तो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका मात्रक हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक। तो मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। क्या हो जाता है इसका मात्रक? पास्कल। ठीक है, तो क्या हो गया? यानी किसी एकांक क्षेत्रफल पर या किसी निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। यानी दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्र इसका देखा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और या फिर पास्कल। ठीक है, अगर देखा जाए तो यह एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अब अदिश राशि क्यों है? क्योंकि देखो हमने पहले ही बता दिया कि जिस राशि यानी राशियों को व्यक्त करने के लिए, सदिश को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपका परिमाण तो है, लेकिन डायरेक्शन ही दिख रही है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या दाब किस जगह लग रहा है। तो यहां यह क्या हो जाएगी? आपकी ये राशि आपकी अदिश हो जाएगी। क्लियर? नोट कर लो इसे। हो गया? आगे बढ़े। अब आगे देखो, अगर और देखा जाए इसमें, एक बार बराबर एक वार। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जब 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो आपका यहां और क्या हो जाएगा? बराबर 10⁵5 पास्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10⁵5 पास्कल हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है ना। तो यहां
अगर 1 मिलीबार देखा जाए, मिलीबार बराबर, तो 1 मिलीबार की वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 1 मिलीबार की जो वैल्यू होगी 10 की घाते 2 न्यूटन। दो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो और भी देख लें, तो क्या और क्या हो जाएगा? 10 की घाते 2 पास्कल। अब ये पास्कल क्यों हो रहा है? क्योंकि देख लो यहां पर ये भी लिखे दे रहा है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। यानी ये आपस में क्या है? बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तभी तो क्या है, इसकी वैल्यू ये हो रही है। क्लियर? इसे भी नोट कर लो। हो गया इतना? आगे बढ़े इसके साथ हम आगे। तो देखो अब बात करते हैं हम द्रव के दाब। अभी द्रव्य के पढ़ रहे थे, अब द्रव के दाब। तो देखो अब द्रव की बात हो रही है, ठीक है, यानी लिक्विड की। तो लिक्विड की बात की जाए तो इसमें देखिए क्या है, यानी प्रति इकाई, वही जो अभी लिखा था, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। यानी किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगर देखा जाए तो द्रव के अणु, द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं। क्या करते हैं? सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं। यानी देखो अगर द्रव के एक अणु पर भी फोर्स लगाया जाए, यानी दाब लगाया जाता है, तो जितने अणु होते हैं सारे अणुओं पर और सभी दिशाओं में क्या लगता है? वो प्रेशर लगता है। और जब इसी जो सभी दिशाओं में समान रूप से गति करने के कारण इसका एक नियम है जो आपने पढ़ा होगा, अभी जो हमने इसका मात्रक पढ़ा ना दाब का, वही मात्रक क्या है? पास्कल। ये पास्कल का नियम क्या है? ठीक है, अभी हमने मात्रक पढ़ा तो अब सबसे पहले नियम पढ़ लेते हैं कि इसका नाम इसका जो मात्रक वो पास्कल क्यों रखा गया। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बंद बर्तन में द्रव पर दाब लगाया जाए तो द्रव के अणु
आपके अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं। क्या करते हैं? सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। जैसे किसी बंद बर्तन में अगर कोई द्रव भरा है और हम उस पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। तो एक अणु पर हमने बताया था अभी दाब लगाने पर सभी दिशाओं में समान रूप से बल लगता है। अगर मान के चलो, ले लीजिए कोई एग्जांपल के लिए, आपने कोई बर्तन लिया, उसमें क्या रखिए? पानी रख लीजिए, और एक साइड से आप उसमें कुछ ऐसा, या तो कोई आप ये अपना हैंड लेके उसमें डुबोइए, या फिर कोई वस्तु लेकर उसमें डुबोइए, और एक साइड उसको डुबोइए, और फिर देखिए कि चारों तरफ क्या हो रहा है। चारों तरफ का जो जल स्तर है वो समान रूप से बढ़ रहा है या असमान रूप से। तो आपको देखने को मिलेगा कि आप, जैसे ये है, देखिए ये कोई बीकर ले रहा है, ये कोई बीकर ले लिया हमने, बीकर ले लिया, और बीकर में जो अभी पानी भरा हुआ है वो कुछ इस टाइप से भरा है, ठीक है। और इसमें लेकर हम कोई वस्तु डाल दें, वस्तु डाल दी, ये मान के चलो हमने ये वस्तु डाल दी, लो ये क्या डाल दी? ये कोई वस्तु डाल दी। अब इस जगह का जो, इस पर जो बल लगाया गया था, दाब क्रिएट हुआ ना, उस दाब की वजह से सभी जगह का क्या भर हो गया? जल स्तर सभी जगह का बढ़ा। यानी सारे जगह के जल स्तर में क्या मिली? देखने को वृद्धि मिली। यानी आपको यहां से जो ये कंडीशन चेंज हुई है ना, वो किस कारण हुई? यानी दाब जो प्रेशर क्रिएट किया ना, वो प्रेशर आपका सभी जगह पे क्या हो रहा है? समान हो रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हम इसके एग्जांपल भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, देखो चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो, जो एग्जाम्पल है आपके पास्कल के नियम पर जो आधारित हैं, यानी जो पास्कल का नियम है उस पर जो आधारित जो मशीनें बना गई हैं या फिर जो यंत्र बनाए गए, कौन कौन से यंत्र हैं जो उस पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इसके बाद अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। अगला है
हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इनमें से मान के चलो ये नहीं है, ETC और भी हैं जो इस पर कार्य करते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले कुछ आपने कुछ देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं। आप और हमारे द्वारा जो बाइक यूज की जाती है, बाइक में दो प्रकार के ब्रेक आते हैं, एक तो नॉर्मल ब्रेक, दूसरा डिस्क ब्रेक। कौन सा? डिस्क ब्रेक। ये जो डिस्क ब्रेक होता है ना, ये जब आप एजेंसी पे लेने जाइए ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी चाहिए, नॉर्मल ब्रेक या डिस्क ब्रेक। तो आपको कौन सा? डिस्क ब्रेक जो चाहिए ना, वो ही आपका क्या होता है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। और हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको बता दी ये कार्य कैसे करता है। देखो, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, यानी जहां पर आपकी ये राइट हैंड की साइड एक छोटा सा एक बॉक्स रहता है, इस टाइप का एक बॉक्स बना रहता है वहां से ऐसा, और ये इससे कनेक्ट रहती है, यानी इसमें क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। और इसी द्रव के कारण क्या लगता है, ब्रेक लग पाता है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये इसी नियम के इस नियम के आधार पर ही कार्य करता है। यानी इस पर जैसे ही प्रेशर लगाया, प्रेशर कैसा लगेगा, सभी दिशाओं में समान, और समान रूप से लगेगा, तभी ये क्या पाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है। क्लियर? ऐसा ही आपका हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, ऐसा ही आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है। क्लियर साथियों? हो गया? नहीं तो नोट कर लो इसे। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। देख, अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अब एक चीज और देखते हैं कि जो गलनांक और क्वथनांक होता है उस पर दाब का क्या प्रभाव रहता है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो यहां लिख ले गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी गलनांक और क्वथनांक से दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाती है कि गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। यानी जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनके आयतन में क्या हो, वृद्धि हो। तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जैसे क्या बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका गलनांक बढ़ जाएगा। और अगर वहीं पे क्या हो गया, अगर
और जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि वृद्धि नहीं, यहाँ पर कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जब कमी होगी तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका गलनांक कम जाएगा। यानी देखो, अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और उसका क्या होता है, आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ाने के, अगर उस आयतन बढ़ रहा है और अगर दाब बढ़ा देंगे हम और प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका गलनांक क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर गर्म करने पर उनके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, तो उनका गलनांक भी क्या होगा, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसे। हो गया? अब अगर एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल भी देख लो। ये है आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, ढलवा लोहा, बिस्मिथ, बर्फ भी हो गया, ईटीसी। ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है। और अब बात हो रही है क्वथनांक की। अगर क्वथनांक की बात की जाए तो जो आपका दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। जितने भी आपके लिक्विड हैं यानी द्रव हैं, दाब बढ़ाइए आप तो क्या हो जाएगा, उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी आ जाएगी, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। नोट कर लो इसे। हो गया? आगे बढ़े तो बात होती है अब अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है अपना जैसे प्लवन। प्लवन किसे कहते हैं? ठीक, तो प्लवन है क्या, देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लवन के बारे में। किसी वस्तु के द्रव में
तैरने को क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। अब बात आती है प्लवन। वस्तु के भार व जल के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। किस पर करता है? यानी किसी वस्तु का द्रव में तैरने को क्या कहा जाता है? प्लवन कहा जाता है। और जो प्लवन होता है वो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार और जल के उत्क्षेप पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। और अगर बात की जाए जल के उत्क्षेप की, तो यहां देखिए जल के उत्क्षेप का सबसे पहले अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। जब सबसे पहले किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। और आर्किमिडीज ने करने के बाद एक सिद्धांत भी दिया था, यानी इसका अध्ययन किया था और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते हैं। हो गया। अब बात आती है आर्किमिडीज के सिद्धांत की। तो ये क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो देखिए, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डुबोया जाता है, आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी का आभास होता है।
आभास होता है। और भार में आभासी कमी, भार में आभासी कमी, आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। ये आपका क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी देखो, किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, हम उसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जब जल में डुबोते हैं, और जब जल में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ हमें कमी का आभास होता है। और जो भार में आभास की हमें कमी हुई है, वो कमी कितनी होती है, यानी उतनी कमी होती है जितना कि उस वस्तु के द्वारा जल विस्थापित किया गया हो, यानी जल जितना वस्तु के द्वारा हटाया गया हो, उतनी क्या होती है, भार में कमी होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। अगर और देखा जाए तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल लग रहा है ना, वो किसके, भार में आभासी कमी, आभासी कमी बराबर हटाया गया जल, हटाया गया जल। यानी जो जितना उत्प्लावन बल लगता है उतना ही क्या हटाया जाता है, उतना ही जल विस्थापित किया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जितनी भार में कमी होती है उतना ही जल क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर साथियों। अब यहां पर तीन कंडीशनें बनती हैं आपकी, ठीक है, नोट कर लो पहले से, फिर बता रहे। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे आपका जो भार है, भार बल होगा, ठीक है, अगर भार बल क्या है, अधिक है, किससे, उत्प्लावन बल से। अगर भार बल अधिक है किससे, आपके उत्प्लावन बल से, तो क्या होगा बताइए, उत्प्लावन बल जब ये अधिक होगा तो आपकी जो वस्तु है, वस्तु डूब जाएगी, वस्तु डूबेगी, ठीक है। अगर भार बल अधिक है तो वस्तु क्या है, डूबेगी। और अगर कम है, भार बल कम है किससे, उत्प्लावन बल से, तो क्या है, वस्तु तैरेगी, वस्तु तैरेगी। और अगर यही दोनों बराबर हैं, भार बल बराबर उत्प्लावन बल,
उत्प्लावन, ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, फिर वस्तु बीच में रहेगी। कहाँ रहेगी, बीच में रहेगी। ये आपके उत्प्लावन बल के कारण जो अवस्थाएं होंगी, ये 3 केस बनते हैं कि अगर भार बल अधिक हुआ तो वस्तु डूब जाएगी, और उत्प्लावन बल अधिक हुआ तो वस्तु तैरेगी, और अगर दोनों बराबर रहे ना तो आपकी क्या रहेगी, बीच में रहेगी वस्तु। क्लियर, नोट कर लो इसे। हो गया, चलो देखो, अब जो अगला जो अपना टॉपिक एक और रह गया, वो है आपका घनत्व। घनत्व क्या, तो देखिए घनत्व की बात करते हैं तो किसी वस्तु का घनत्व किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात आयतन के अनुपात के बराबर होता है। आयतन के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसे आप लिख सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक देख ले रहा है इसका, मात्रक देखा, द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, और आयतन का है आपका मीटर क्यूब, तो हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान सॉरी घनत्व का मात्रक हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने यहां 2 केसेस बनते हैं, वो केस क्या है देखो, यहां केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहले केस में देखो क्या होता है, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु जल में डूब जाएगी। क्या होगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। ठीक है, और वहीं दूसरा केस क्या रहता है कि अगर केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहां अगर यदि
यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वस्तु जल में तैरेगी। ये आपके दो केस हैं, यानी अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक हो गया, अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। और अगर वही वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या करेगी, वस्तु फिर पानी के ऊपर तैरेगी। क्लियर? तो ये आपका घनत्व हो गया। घनत्व किसको, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। घनत्व का मात्रा क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दो कंडीशनें बनती हैं, यदि वस्तु का घनत्व अधिक है तो डूब जाएगी जल में, और कम है तो फिर तैरेगी। ये आपके पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो बाकी आपके इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स रह गए ना, हम वो सारे के सारे आपकी अगली क्लासेस में कंप्लीट करवा देंगे। तो लगभग आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचने चाहिए। जय हिंद साहब।